समय रहता है तो उस दिन अगर हम कोश के बारे में थोड़ा समय ले लेंगे और बाकी बुधवार को, सोमवार बुधवार शुक्रवार अष्टांग संग्रह चलता रहेगा तो ठीक है। अभी ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं। ग्राम्य धर्म प्रवृत्तो तो रजस्वलाम अनिष्टाम अनिष्टाचाराम अशस्ताम अतिस्थूलाम अतिपुषाम गर्भिणीं सूतिकाम अनुत्तानाम ऋतुकांताम रजसम दुष्टयोनिम अन्ययोनिम अन्यस्त्रियं विशेषाच्च वयोवर्णवृद्धां सगोत्रां गुरुमित्रबन्धु वृत्यपत्नीं वर्णिनीं तथा चैत्यचत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघात सलिल औषध द्विज गुरुसुर नृपालयेषु अहनि गोसर्गे मध्यन्दिने अर्धरात्रौ पर्वेषु अनंगे पिपासुः अप्रणीत संकल्पः वा न गच्छे। सगळे दिवे लावून सुद्धा काही नाही, पण हा पण एक लागला. अपने अपने माइक्रोफोन तो ग्राम्य धर्म प्रवृत्ति मैथुन के बारे में रजस्वला ये पहला बताया गया है। और फिलहाल अभी सुश्रुत पढ़ रहे थे वहां पे तो मुझे अध्याय जो सामने आया था उसमें ये अपस्मारक का कारण बतलाया गया है। अपस्मारक तो सुनेगा तो मैंने वहां पे बात छेड़ी थी कि खास करके विदेशों में ये रिवाज प्रचलित है रजस्वलाभिगमन का, और सिर्फ उसका कहना ही ऐसा है कि इसमें कंसेप्शन नहीं होता तो दिस इज बेस्ट पीरियड, कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रजस्वलाभिगमन करते हैं तो विदेशों में खासकर। तो मैंने जब जब सिखाया है तो मैंने इसके बारे में बताया है और ये करना अनुचित है। तो उनको कहने के लिए मैंने तो ऐसे बता दिया था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, शरीर कुछ बाहर फेंक रहा है और हम अंदर कुछ घुसा रहे हैं, गलत है इस प्रकार से। लेकिन ये अपस्मार का हेतु है, ये भी एक ध्यान में रखने की चीज है। तो ऋतुस्तु द्वादशम ऐसा पूर्वास्तिसृष्ट निंदिता रोगी अल्पायु अधन्य वा गर्भ भवति नैव वा, रोगी अल्पायु अधन्य या गर्भ होता ही नहीं है, इसके बारे में बताया गया। अनिष्ट या अनिष्टाचार इस प्रकार की हो, अशस्त अतिस्थूल अतिकृश गर्भिणी तो गर्भिणी के बारे में भी अति विवाह त्यजेत इस प्रकार का निर्देश है। वास्तव में यहाँ तो मैंने पूरा ही निषेध कर दिया है। सूती काम तो गतसूताभिधानास्य पुनरार्तव दर्शनात् ऐसा निर्देश है। तो फिर से पीरियड्स आने लगे तो समझना चाहिए कि सूतिकावस्था उसकी हो गई, पूरी हो गई। और वास्तव में 6 महीने तक ये चलता रहता है और स्तन्यपान और उसका संबंध है, तो उसके बाद में रज परिवर्तन फिर से शुरू होता है। लेकिन फिलहाल ऐसे दिखते हैं, ऐसे अवस्था दिखती है, वो 1 महीने 2 महीने के बाद भी रज परिवर्तन उनका चालू हो जाता है। तो वो विकृति है वास्तव में। लेकिन 6 महीने तक सूतिकावस्था समझनी चाहिए। अनुत्तानाम हाँ, उसमें जो वात प्रकोप रहता है वास्तव में, ये फिर से ये विकृति क्यों है, इस प्रकार का सवाल पूछा गया। जैसे बच्चे का नया जन्म है वैसे भी औरतों को भी नया जन्म है वास्तव में। और सूति क्लेशावसादित प्रत्यायन सूति क्लेशावसादित इस प्रकार का बताया गया है। और
रस का जो त्रिधा विभाजन होता है एक गर्भपुष्टि के लिए, एक स्तन पुष्टि के लिए और शरीर पुष्टि के लिए। डिलीवरी के बाद गर्भ के पोषण का संबंध नहीं रहा, फिर भी स्तन्य और रज ये दोनों ही रस धातु की ही उपधातु है। तो वहां अगर ये स्तन्य निर्मित होना आवश्यक है तो रस का अंश वहीं पे जाना बेहतर है, रज की पुष्टि के लिए मत जाए। और 6 महीने तक अगर बच्चा केवल दूध के ऊपर ही रहने वाला है, मातृ स्तन्य इसके हिसाब से तो फिर रज प्रवृत्ति शुरू होगी तो वो कम होगा, स्तन्य कम होगा। तो इस हिसाब से विकृति है। और वैसा देखा भी जाता है कि ये रज परिवर्तन अगर जल्दी शुरू हो गया तो स्तन्य प्रादुर्भाव कम हो जाता है। तो बच्चों को ऊपर का दूध या फॉर्म फीड देना पड़ता है। लेकिन ये स्तन्यपान चालू रहे तो रज प्रवृत्ति प्रायः नहीं होती। कुछ ही औरतों में मैंने देखा है कि रज प्रवर्तन भी अच्छा है, शुरू हो गया है और स्तन्य प्रवर्तन भी शुरू हो गया है इस प्रकार का। लेकिन बेहतर है कि वही रहे। अनुत्तानाम विकृतांगाम उत्ताना तन्मना योषित तिष्ठे दंगे से संस्थित। जो आसन बताया गया है, स्थिति बताई गई है, यह उत्ताना तन्मना इस प्रकार की स्थिति बतलाई गई है। और खास करके गर्भधारणा के हिसाब से ये जरूरी है। वात्स्यायन काम सूत्र में बहुत सारी स्थितियां बतलाई गई है, ऐसा बोलते हैं। मैंने तो देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। लेकिन वो रति क्रीड़ा के हिसाब से है। गर्भधारणा के हिसाब से उत्ताना तन्मना योषित इस प्रकार का निर्देश है। तथा ही बीजं गृह्णाति इस प्रकार का भी निर्देश है। तो उस स्थिति में बीज का ग्रहण अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है। गणिकाम ये भी निषेध किया है, वेश्या का जो है अप्रजसम अप्रजस इस प्रकार की। दुष्ट योनिम अन्य योनिम अन्य स्त्रियम तो दूसरे योनि की, दुष्ट योनि की अन्य स्त्री, विशेषाच्च वयोवर्ण वृद्धाम, वय और वर्ण से वृद्ध इस प्रकार के। तो वयोधिकम स्त्रियंगत्वा पुरुष जो है वो वृद्ध होता है, इस प्रकार का कहा गया है। सगोत्राम गुरु मित्र बंधु भृत्य पत्नी वर्णिनी, वर्णिनी का मतलब क्या है देखना पड़ेगा। कुछ दिया नहीं है। अन्य निर्वड़वा गर्भवादी। अन्य का मतलब अश्वी या गर्भ वगैरह इनकी योनि। अन्य स्त्री परस्त्री विशेषाच्च वयोवर्ण वृद्धाम न गच्छेत, वर्ण वृद्धा जात्याधिका वयोवृद्धा प्रसिद्धा। वर्ण वृद्धा जात्यधिका इस प्रकार का कहा गया है। इसमें भी एक अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ऐसी एक संकल्पना है। उच्च जाति के पुरुष का नीचे जाति वाले स्त्री से कोई विवाह हो जाता है तो वो उसके लिए अनुलोम है, स्त्री के हिसाब से अनुलोम है, उसका उच्च जाति में प्रवेश हो जाता है तो वो अनुलोम कहते हैं। लेकिन उच्च जाति की स्त्री का अगर नीच जाति के किसी पुरुष से विवाह होता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाते हैं इस प्रकार से। तो वर्ण वृद्धा उसको कहेंगे। वयोवृद्धा प्रसिद्धा सगोत्राम एक गोत्राम, सगोत्र विवाह का भी निषेध
बताया गया है, और वास्तव में विरुद्ध गोत्र भी बताते हैं पंचांग में, पंचांग के हिसाब से। तो जिन गोत्रों का एक दूसरे से मिलता नहीं है वो भी नहीं करने हैं। सगोत्र में तो नहीं होना है। अच्छा, वर्णिनी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, देखना पड़ेगा। तथा चैत्य चैत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशानाघात सलिल औषध ते झालं. गुरु मित्र बंधू भृत्य पत्नी हे सगळे टाळायचे असतात. गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, बंधु की पत्नी, भृत्य की पत्नी, ये निषेध इस प्रकार का है. एक वैभव मोहिते ने केस बतलाई थी, अजीब केस थी. एक्यूट एब्डोमेन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ, मरीज दुर्गुणा थी. और फिलहाल पता नहीं लग रहा था, तो फिर लेप्रोटोमी का निर्णय ले लिया. और फिर ट्यूब प्रेगनेंसी थी एक. तो वो सर्जन आगे बोला उठे, पूरी गायनेकोलॉजी हिस्ट्री क्यों नहीं ली. तो उसने हाउसमैन को डांटा. हाउसमैन ने बताया कि हाँ मैंने पूछ लिया था, वो बोली कि मेरा हस्बैंड बाहर गाँव गया है 4 महीने से. तो फिर औरत को पूछने के बाद वो बोली नहीं, मेहमान घर में आया था. इस प्रकार से. तो ये अजीब है, अनैतिक संबंध. और ये इसके बारे में डॉक्टर को तो सोचना चाहिए. अगर ऐसी स्थिति है तो पति घर में है या नहीं है उसका कोई संबंध रहेगा ज्यादातर, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि इंटरकोर्स हुआ था नहीं हुआ था, ये पूछना जरूरी है. प्रेगनेंसी है या नहीं है ये समझना है. तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रकार का. चैत्य चैतवर चतुष्पथ ये सब जगह के बारे में बताया गया है. उपवन श्मशान आघात सलिल औषध द्विज गुरु सुर नृपालयेषु. इन सभी जगहों को छोड़ना है, यहाँ नहीं करना है. आयतन बता रहे, आघात नहीं. हाँ, आघात. आयतन का मतलब होता है स्थान, एक्चुअली घर वगैरह. देवायतन देव का घर, इसलिए देवायतन करते हैं. आघात ये वधभूमि है. तो श्मशान और आघात ये वधभूमि है, तो वहां पे नहीं करना है. और पानी नजदीक हो या पानी में ही हो, ऐसा शायद होगा. औषध, ये शायद हम पेड़ पौधे वगैरह ऐसा कुछ कहेंगे. द्विज गुरु सुर नृपालयेषु. ये गुरु का घर है, किसी दूसरे ब्राह्मण का घर है वगैरह, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा. सुर और नृपालय राजा का घर है. अहनी तो दिन में. गोसर्गे मध्यम दिने अर्धरात्र. गोसर्ग का मतलब शायद इनको गाय को छोड़ना सुबह या आने का ऐसा कुछ समय रहेगा. ग्रामात् बहिः महावृक्षश्च चैत्यः चत्वरः त्रिपथम् आघातनम. यहाँ पे आघातनम सुनादि निग्रह स्थानम सलिलादीनाम आलेयन अश्वराश्रय वचन संबंधः. सलिलादयः नदी तटाकादि औषधालयः तत्स्थानं पर्वतवेश्मादि. यत्र बहूनि औषधानि भवन्ति. गोसर्गो रात्रिक्षयः. हाँ, तो सुबह का ही है रात्रिक्षय, जहाँ जब गायों को छोड़ा जाता है उस समय. पर्वदिनम चतुर्थी षष्ठी अष्टमी अमावस्या. अरे चतुर्थी षष्ठी अष्टमी अमावस्या.
तो तिथि का भी निषेध है, चतुर्थी षष्ठी अष्टमी काफी अमावस्या। अनंगे प्रॉपर अंग में, योनि में ही होना है, दूसरे अंग में। ये खासकर समलिंगी लोगों में गुद मैथुन काफी प्रचलित है। तो ये भी निषिद्ध है। पिपासु अप्रणीत संकल्प वान रक्षे, पानी पीने की अगर इच्छा रखता है या फिर संकल्प नहीं किया है, संकल्प न कृतश्च वृषाणाम, इस प्रकार का बताया गया है। तो संकल्प भी वाजिकरण में सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए शायद मॉडर्न मेडिसिन में ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है, ऐसा बतलाते हैं। मेरे पास होने के बाद तुरंत, मेरे ख्याल में 81 या 82 में, वाजीकरण के ऊपर एक सेमिनार हुआ था। और पीएचडी करने वगैरह लोगों ने उसका आयोजन किया था। आरडी लेले जो जसलोक में थे एलोपैथी के डॉक्टर, उनको वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए बोला और उन्होंने आकर उस थीम को ही ठुकरा दिया अपने व्याख्यान में। बोले वाजीकरण ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब मानसिक खेल है। ऐसे उन्होंने शुरुआत कर दी। वास्तव में उस समय में ऐसा था कि मॉडर्न मेडिसिन का यही ओपिनियन था कि ऐसा कुछ होता नहीं। फिर भी बाद में पार्किंसोनिज्म की जो दवा है एंडोपा, वो एफ्रोडिजियाक है, ऐसा मॉडर्न में ही संशोधन। और वो एंडोपा कपिकच्चू में भी है, और कपिकच्चू वृक्ष है। यह हमारा है। इसमें से एक आयुर्वेदीय लोगों के लिए हाँ वाजीकरण होता है, दिखलाने के लिए एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ऐसे भी कि कपिकच्चू में एंडोपा है, और एंडोपा पार्किंसनिज्म में उपयोगी होती है। तो पार्किंसनिज्म में कपिकच्चू का प्रयोग करना है। तो इसमें अंतरकर्जी का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च है। और उन्होंने पूरे एलोपैथी के पैरामीटर्स को लेकर ये साबित किया है कि कपिकच्चू हाई डोज में देने से पार्किंसनिज्म में फायदा होता है। उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट एंडोपा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो 25 ग्राम एक कपिकच्चू देनी पड़ती है एक के लिए। तो ये लड्डू जैसा हो जाता है 25 ग्राम अगर देनी है तो। और उसका वाजीकरण परिणाम भी होता है। अब तथाकथित इंटीग्रेशन में ये भी शायद होगा कि अगर ये उसकी दवा है तो शायद शुक्रक्षय पार्किंसनिज्म का कारण होगा। और उससे शुक्रक्षय मिट जाता है तो फिर उसमें अच्छा सुधार आता है। तो पार्किंसनिज्म के लिए कभी कुछ डोज कितना देना है, वो ब्लड लेवल कब ड्रॉप होती है, 6 घंटे के बाद ड्रॉप होती है, तो दूसरा डोज 6 घंटे में जाना है, इस प्रकार का उनका संशोधन था। और इस पर झंडू फार्मेसी ने एक गोली भी बनाई, HP200 इस प्रकार की एक गोली मिलती है झंडू फार्मेसी की पार्किंसनिज्म के लिए, केवल कपिकच्चू है, उसका एक्सट्रैक्ट करके वो की गई है। लेकिन ये पूरा संशोधन
मॉडर्न की हैसियत से ही हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन की हैसियत से ही हुआ है। लेकिन एक बात उसमें से निकल आई कि एफ्रोडीजियाक ये फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। वैसे हमारे यहाँ खाने पीने से लेकर, औषधियों से लेकर, खनिजों से लेकर सभी में एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टी वाजीकरण का बताया गया है। प्याज और लहसुन या घी और दूध, ये सब वाजीकरण है। फिर वनस्पतियों में बहुत सारी वनस्पतियां वाजीकरण करते हैं वगैरह जैसी। प्राणियों में बहुत सारे प्राणी नगरवेतश्च इस प्रकार का आगे संग्रह है। मछली वगैरह वगैरह ऐसे कुछ है, या कुक्कुट पुरुष बतलाया गया है। और वैसे खनिजों में भी स्वर्ण वगैरह सब वाजीकरण इस प्रकार। तो मान भी लेते हैं कि इसमें मन का संबंध ज्यादा है। मनसो हर्षण तत्सर्वं पुरुषम उच्यते, इस प्रकार से। तो एक बात बनती है कि इनसे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो इनका तो कहना ऐसा था कि कोई वाजीकरण का मतलब है ही नहीं, कोई वाजीकरण होता ही नहीं, आगे का जो कहना था। और ये सब मानसिक है। उसके बाद में ये कपिकच्छु के बारे में या फिर एंडोपा के बारे में संशोधन आया है। लेकिन मेरा ध्यान उस समय उस प्रकार उस तरफ गया था कि स्वस्थस्य ऊर्जस्य तदृश्यं तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणां द्वितीयं प्रशमयं प्राय शब्दों विशेषार्थ उभयं ही उभयार्थ। तो स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ाने वाला है वो रसायन और वाजीकरण, और दूसरे प्रकार का जो मेडिसिन है वो रोग का प्रशमन करने वाला है, और वो भी प्रायः इस प्रकार का बताया है। और प्राय शब्द का 2 जगह प्रयोग किया है, और फिर उसके बाद भी लिखते हैं कि प्राय शब्द विशेषार्थ, प्राय शब्द विशेषार्थ से प्रयोग किया। उभयम ही उभयार्थ, दोनों प्रकार की दवाएं दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोग के शमन के लिए भी रसायन वाजीकरण का प्रयोग होता है, और रोगों को शमन करने वाला भी रसायन वाजीकरण की हैसियत से इस्तेमाल में आ सकता है। तो इस अंग को शायद किसी ने देखा नहीं। वाजीकरण का जो मुख्य है प्रयोजन वो अपत्य संतानकरण यत् सद्यस्सं प्रहर्षण वाजीवाति बनो ये इस प्रकार का है। तो रति क्रीड़ा में उत्साह मिलना और फिर अपत्य इस प्रकार का निर्माण हुआ कि वो अपत्य जननक्षम हो, अपत्य संतानक्रम इस प्रकार का उसके बाद में ये वाजीकरण का मुख्य प्रयोजन है। लेकिन दोनों प्रकार के औषध दोनों प्रकार के काम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल रोगों प्रशमन के लिए भी आता है। खास करके जिन रोगों में शुक्रक्षय मेजर है कारण, उसमें वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग होना जरूरी। तो राजयक्ष्मा अतिव्यवायनो अपि क्षीणे रेतस्य नन्तराः क्षीयन्ते धातवः सर्वतः शुष्यति मानवः। तो उसमें अश्वगंधा, क्षीर, घृत वगैरह वगैरह ऐसे सभी प्रयोग आते हैं। वो रसायन भी है और वाजीकरण भी है। तो जिन जिन रोगों में शुक्रक्षय अगर हमारा निदान है, मेरे पास एक अवैस्कुलर नेक्रोसिस की केस थी एलोपैथी में। वंशन संधि का यहाँ पे था और एलोपैथी में ऑपरेशन का सुझाव था, लेकिन मेरा निदान शुक्रक्षय था और वातवेदी है हमारे हिसाब से। लेकिन जो भी दवाएं इस्तेमाल करनी है वो सब वाजीकरण इस्तेमाल करनी है, समय ने निश्चय कर लिया। और फिर शतावरी तेलकानुवासन एरंडमुलादि यापन प्रकार का बस, और भीतर भी इसी प्रकार की दवाएं अश्वगंधा, शतावरी, बला इस प्रकार, और वो ठीक हो गए।
तो जिन रोगों में इस प्रकार का होगा वहां पे हमें वाजीकरण औषधों का प्रयोग करना चाहिए रोग शमन के लिए। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि इरिटेबिलिटी काफी लोगों में पाई जाती है, औरतों में खासकर पाई जाती है। और रिएक्शंस जो रहते हैं वो बहुत बहुत ही किसी भी चीज के ऊपर इरिटेट होकर बातें होती है। तो उसमें कुछ ना कुछ असमाधान उसके पीछे है और उसका रिफ्लेक्शन इरिटेशन में हो जाता है। तो वो समाधान प्रायः मैथुन के बारे में दिखाई देता है। ये फिलहाल परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे छात्र आसपास रहते हैं। इसके बारे में सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है, टेढ़ा होता है। लेकिन ये सवाल अगर पूछे जाए और व्यक्ति उतना ओपन हो जाए तो फिर पता चलता है कि ये कारण है उसका। उसके लिए कारण और कुछ हो सकते हैं। दिनक्रम ही ऐसा है। इनफर्टिलिटी के लिए एक कपल आया था और IUI वगैरह ऐसा कुछ कुछ कर चुके थे। तो 10 बरस हो गए थे शादी को। तो उनको पूछा कि संबंध कितनी बार आता है, वो बोले बहुत ही कम आते हैं। तो फिर भी कितने? तो बोली 10 बरस में करीबन 30-40 बार होगी। तो ये मेरे लिए चौंका देने की वाली बात थी। इतने कम संबंध होंगे तो चांसेस बिल्कुल कम ही है कंसेप्शन होने के। तो फिर कारण पूछा तो वो कहीं नौकरी करती थी, वो शाम को घर आती थी, ये फोटोग्राफी में था, उसका आउटडोर शूटिंग रहती थी शादी में ऐसे कुछ फंक्शंस में। वो रात को 1:30-2 बजे आ जाता था। फिर इस समय उसके औरत के लिए उस समय उत्साह नहीं रहता था वगैरह, तो संबंध ही नहीं आते थे। तो मैंने कहा कि पहले तुम ये करो फिर बाद में चिकित्सा के बारे में सोचते हैं। तो वह उसको बगैर कुछ ट्रीटमेंट से वो हो गया, कंसेप्शन हो गया। लेकिन इसके बारे में अगर पूछा ही नहीं गया तो मुश्किल रहेगा। मराठी में जो फिल्म है मुंबई सा जावई, वो अगर किसी ने देखी होगी तो ये कितनी दिक्कत वाली बातें हैं ये सोच सकेंगे। उसमें एक ही कमरा है, उसमें माता पिता है वृद्ध, 2 लड़के, उनकी 2 बीवियां, और सिर्फ पर्दा डालते हैं बीच में। और फिर एडजस्टमेंट्स रहती है। तो सभी लोग, बाकी सभी लोग पिक्चर में जाएंगे ताकि एक कपल के लिए अवसर मिले इस प्रकार के हिसाब से। तो ऐसी अगर स्थिति एक सकाल में भी आर्टिकल आया था, गंभीरता से लेना पड़ेगा उसको। बच्चों का गैदरिंग था, 5-6 बरस के लड़के थे। और एक लड़का दूसरी लड़की को बैठना नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, ऐसा कह रहा था। तो टीचर इरिटेट हो गई। तो फिर उसने उसके माँ को बुलाया। तो वो बोलता था नहीं, मेरे माता पिता भी ऐसे ही करते हैं, इसी प्रकार सोते हैं इस प्रकार। तो उसने उन टीचर ने उनको डांटा कि आप बच्चों के सामने क्या क्या हरकतें करते हैं, इस प्रकार। तो वो जब निकली वो बहुत गुस्से में थी उसकी माता। जाते जाते इतना ही बोली कि 8x10 के रूम में तुम संसार करो तो तुम्हें ये मालूम पड़ेगा। और वो निकल गई। तो ये टीचर ने अनुभव के रूप में बतलाया था। गलत सही क्या है ये औरों पर छोड़ देंगे विचारों के लिए।
लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट्स इसमें है वो देखना पड़ेगा। और ये अगर असमाधान का कारण है संसार में, तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हम तो सब बड़े अच्छे घरों में रहते हैं लेकिन जिनके लिए ये है वो किस प्रकार से करते होंगे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अप्रणीत संकल्प वांग गच्छेत। तो कहाँ से शुरू हुआ मालूम नहीं मुझे। हाँ, वाजीकरण ये ऐसे मरीजों में अगर इच्छा ही कम है या फिर बहुत क्लांत होते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें वाजीकरण औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। और अगर हमारा निदान ही शुक्र क्षय है तो भी होना चाहिए। इसमें दो कोटि के वैद्य दिखाई देते हैं। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जिनसे मैंने पढ़ा है, वो कहते थे कि 35 के बाद शुक्र का कम हो जाता है, तो 35 के बाद हर व्यक्ति को वृक्षवटी देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और दूसरी विद्यार्थी जड़कर इनका कहना था कि अब मेनोपॉज हो गया तो अब कोई जनन का कार्य नहीं रहा तो वाजीकरण नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और वास्तव में भर्जित धान्य का प्रयोग होना चाहिए। तो भर्जित होने से वो उसको पैदा ज्यादा कुछ निर्माण नहीं होगा, नया निर्माण नहीं होगा इस प्रकार। और उनका ये भी कहना था कि खास करके कैंसर, खास करके कैंसर में भर्जित धान्य का प्रयोग होना है। जैसे मधुमेह के बारे में बताते हैं कि भर्जित धान्य का प्रयोग है, उस प्रकार कैंसर में भर्जित धान्य का प्रयोग होना है। तो जो विकृत सेल्स को बढ़ावा मिलता है वो नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना। लेकिन इसमें दूसरी भी आपत्ति है, प्राकृत सेल भी नहीं निर्माण होंगे। किस हद तक ये होना है, किस हद तक वो होना है, ये सब दिक्कत वाली बातें हैं। दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी जरूर का देहांत भी कैंसर से ही हुआ। वो इस पक्ष में थी वास्तव में। लेकिन वाचीकरण मनविच्छेद सततम विषयी पुमान, ये वाग्भट का वचन है। और वाचीकरण मनविच्छेद पुरुषो नित्यम आत्मवान, ये चरक का वचन है। तो विषयी पुमान है तो उसके लिए भी वाजीकरण चाहिए, और आत्मसंयत है उसको भी वाजीकरण चाहिए। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये शुक्र अगर शुक्रोत्सर्ग के हिसाब से या मैथुन के हिसाब से वो एक कारण है आनंद के लिए या समाधान के लिए, या फिर जिसको ब्रह्मचर्य में ही रति है वो उसके लिए उच्च निर्माण करके फिर भी समाधान का कारण है। लेकिन फिर भी शुक्र का निर्माण होना जरूरी है। अगर शुक्र क्षय होता हो तो उसको भरपाई करने के लिए, या फिर आत्मवान पुरुष है तो भी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ओज को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। और वैसे योगियों को ऊर्ध्वरेता कहा गया है। तो अगर वो बाहर नहीं निकालता तो उसका परिवर्तन ऊर्ध्व प्रवृत्ति होके ओज में हो जाता है, और फिर ओजो वृद्ध विदेह से पुष्टि पुष्टि बोलो गया, ये परिणाम मिलते हैं। तो जो वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था वो मुझे ज्यादा पसंद है कि 35 के बाद शायद हर व्यक्ति में वाजीकरण का प्रयोग होना है, इस दृष्टि से या उस दृष्टि से, दोनों से, आत्मवान पुरुष के लिए भी और वैश्विक पुरुष के लिए भी। फिर इसमें इतना है कि वैश्विक पुरुष की भावना, काम भावना इससे बढ़ती है, ये दूसरा उसमें धोखा है। इस प्रकार का
कोलटकर जी ने एक अजीब बात कही थी। उनके ही दो छात्र एक्चुअली कॉलेज के स्टूडेंट्स थे अष्टांग के, और पति को 35वें वर्ष में कैंसर होकर वो चल बसा। और पत्नी जो है उसको हर बरस में सिर्फ फरवरी में बहुत सिर दर्द होता था। तो कलेक्टर जी ने पूछ लिया कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या फरवरी में है क्या? तो बोली हाँ। तो बोले ठीक है, मैं जनवरी में तुम्हें औषध दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सही उत्तर चाहिए तुमसे। बोली क्या है? तो सर ने पूछा कि मैथुन कितना होता था? तो बोली बहुत होता था। बहुत यानी कि कितना? तो बोली दिन रात्रि में ज्यादा से ज्यादा 6 तक वो होता था, और ये शादी के बहुत बरसों के बाद भी। तो जिनकी शादी हुई है वो समझ सकेंगे कि ये कितनी ज्यादा मात्रा है इस प्रकार से। तो उसने ये पूछा कि सब ने बोला कि वही कारण है तुम्हारे पति के मृत्यु का, अति विवाह। ये एक हुआ, लेकिन ये सिर्फ अति विवाह ही नहीं है, दिन रात्रि में मिलकर 6 बार होता है। ये तो दिवस में भी होता है, दिन में भी होता है, वो अहनी निषेध है उसका। शाम को भी होता है, गोसर के वगैरह, या सुबह दूषक काल में होता है। संध्या स्व व्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतन, तो संध्या काल में भी विषय उनका निषेध है। तो ये विकृत काल में होने के कारण मिथ्यायोग हो जाता है, और मिथ्यायोग कैंसर का कारण है इस प्रकार से। तो उसने एक अजीब सवाल पूछा कि ठीक है, लेकिन मैथुन कर्म तो दोनों का है। तो दोनों को कैंसर होना चाहिए था, सिर्फ पति को और मुझे नहीं हुआ। तो कलेक्टर जी के पास उसका भी जवाब था। उन्होंने बोला एक तो तुम्हारा शुक्र वैसे ही प्रबल रहेगा, ज्यादा इच्छा जो है ज्यादा प्रबल है। तो बोली हाँ, वैसा तो था, उसकी ज्यादा इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मेरी इच्छा ज्यादा होती थी। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि पुरुष की इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है इसमें, स्त्री की इन्वॉल्वमेंट होगी ही ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि उसका तो शुक्र चला जाता है। स्त्री के बारे में वो बीच का आ जाना वगैरह वगैरह जो है वो कब होता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो स्त्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो उसके हिसाब से व्यवहार होगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है उसके बारे में। ये थोड़ा सोचने का विषय रहेगा। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा ज्यादा थी, ये बात उन दोनों के बारे में सही थी। और ये मैंने काफी वर्षों के बाद भी महसूस किया। एक बार उसने मुझे नाड़ी दिखलाई और पूछा कि बताओ, वो उस समय पति का देहांत होने के बाद करीबन 15-16 साल हो चुके थे। लड़का उसका कुछ ऐसा 10-12 वर्ष का था। तो मैं समझा नहीं नाड़ी का मतलब दिखाने का क्या है। फिर उसने बताया कि कंसेप्शन है, एक्चुअली कंसेप्शन था। मैं फिर एमटीबी करवाई। तो ये आश्चर्य की बात है। तो उसकी इच्छा ही इतनी प्रबल थी, ऐसा ही ये सिलसिला रहा। सर ने उनको भंग भस्म का प्रयोग किया और फिर उसकी शिरशुल बंद हो गया। तो तब से सर ने यह शुरुआत की थी कि ये जैसा मंथली साइकिल होता है वैसा एक मंथली साइकिल बरस का भी होता है, एक बरस का भी साइकिल होता है। ये पुराने जमाने में एक पालना नाम की कंसेप्ट थी। और एक नैसर्गिक पालना होता था, ऐसा वो बोलते थे।
यानी कि वो बोलते हैं किसी का 1 बरस का है, किसी का 2 बरस का है, किसी का 3 बरस का है। तो उसी समय में प्रायः कंसेप्शन होगा, बीच में कंसेप्शन नहीं होगा। ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा एक्ट होता है। और अगर आपको पूरा पता है कि मेरा पालना 1 बरस का है, 2 बरस का है, तो बीच में कंसेप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से। और कुछ फैमिलीज में उस समय जमाने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे और वो बिल्कुल पीरियडिकली होते हैं। 2 बरस का फिर एक लड़का, फिर 2 बरस के बाद और एक, फिर 2 बरस के बाद एक, या 3 बरस के बाद एक, उसके 3 बरस के बाद एक। अगर देखते हैं तो ये कई फैमिली में देखा जाता है कि बिल्कुल पीरियडिकली बच्चे हुए हैं, लड़का हो लड़की हो, लेकिन 3 बरस के बाद ही होता है इस प्रकार। और ये ईयरली साइकिल जो है वो जन्मदिन से ज्यादा मिलता जुलता है, इस प्रकार का उनका कहना था। और दूसरी चीज उन्होंने बताई, जैसे स्त्रियों में इस प्रकार का है वैसे पुरुषों में भी एक साइकिल होता है, मंथली साइकिल भी होता है। उनके पास एक उन्माद का मरीज था, तो वो कुछ दिनों में, महीने में बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता था, गुस्सा बहुत आता था वगैरह। तो सर ने पूछा कि तुम्हें कुछ पता लगता है क्या कब होने वाला है? तो उसके पिता ने कहा हाँ मुझे पता लग जाता है। कैसे? तो बोले ये शुरू होने से पहले वो आईने के सामने ज्यादा देर खड़ा रहता है, प्रसाधन कहता रहता है। केश का वगैरह, कपड़े बहुत अच्छे ढंग से पहनता है, सेंट स्प्रे वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करता है। तो फिर सर ने उसके लिए भी वंगभस्म का ही प्रयोग किया। वो दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, वो उसमें आहार में वगैरह ऐसे कुछ डाल के उसको दवाई दे दी, लेकिन वो ठीक हो गया। तो सर का कहना था, और ये महीने में 3-4 दिन ही होता था, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्रियों में होता है उस प्रकार ये होता था। तो ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से अगर है। मैंने जर्मनी में एक मरीज देखा था, और उसका हर 6 बरस के बाद बुखार आता था, साइक्लिकली 3 बार हुआ था इस प्रकार का, और 1 महीना तक वो रहता था। बाकी कुछ लक्षणों से मुझे पता चला कि ये शुक्र से संबद्ध है, लेकिन ये 6 बरस वाला साइकिल क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो उसका कुछ निदान एलोपैथी में हो नहीं पा रहा था। वो मेरे पास भी टिका नहीं उस समय में, मैंने लाइफस्टाइल में सिर्फ परिवर्तन बदलाए, और मालूम नहीं पूरे आगे क्या हुआ उसका। लेकिन वैवाहिक की हिस्ट्री उसकी काफी घोटाले वाली थी। तो उसमें मैंने सुझाव दिए। वैसे विदेशों में इसके बारे में तो काफी बहुत ही अलग कंसेप्ट है। एक तो ये विवाह कम ही होते हैं, बहुत ही कम टिकते हैं, पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा जोर है। और एक बड़ा अजीब सा लगा, बेल्जियम की एक औरत मेरे पास आई थी। तो ये मेरे फॉर्म है विदेशियों के लिए, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विद पार्टनर वगैरह ऐसे पर्याय है, विकल्प है। तो वो सब देख लिया और फिर उसने उसको सभी को काट दिया, और लैट रिलेशन, LAT कैपिटल लेटर ऐसा लिखा। मुझे पता नहीं लगा ये लैट रिलेशन क्या है। मैंने उससे पूछा, तो बोले नहीं नहीं ये नया नया कॉइन हुआ टर्म है, लिविंग अपार्ट टुगेदर, ऐसा उसका मतलब। तो मैंने कहा क्या फिर उसका मतलब? वी लिव अपार्ट, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग रहते हैं, उसका अपना अपना अलग अलग करियर सब है।
but come together. So living apart and coming together mainly for sex इस प्रकार. लेकिन इसमें सबसे दिक्कत वाली बात है, let relations can be kept by both with many at a time. तो उसके भी 5-6 लोगों से, औरत के भी 5-6 लोगों से लाइफ रिलेशन होगी, इसके भी 5-6 औरतों के साथ लाइफ रिलेशन होगी. सिर्फ फोन पर बात कर लेते हैं आज किसके पास जाना है, और या कोई उसके पास आने वाली है वगैरह वगैरह, और ये चलता रहता है. तो ये सब बड़ा अजीब मामला है. और इंडिपेंडेंस का इतना महत्व दिया गया है. ऐसा ही एक कपल एक्चुअली नहीं था, पार्टनर्स थे, बाहर बैठे थे, और एक इंडियन कपल मेरे सामने. हाँ, वो इंडियन कपल बाहर गया और फिर उसमें से वो लड़का अंदर आया, बाहर जो कपल था, विदेशी कपल था. उसने पहला सवाल पूछा कि were both of them patients? He asked me. I said no. The lady was patient. What business the person had? I said, okay, he is her husband and he is as much involved in her disease as what she is involved. Then he said, look, I have my partner with me. She is sitting outside. I have come inside. Okay, I suffer from something. I have come for consultation. She has nothing to do with that. So, मेरा डिसीज मेरा है, उसमें दूसरे का क्या संबंध है? वो सब दूसरे ही है. वो कंसेप्ट ही नहीं है रिलेशनशिप का इस प्रकार का. मैंने कहा या ऐसा नहीं हो सकता. इतना एक दूसरे में प्रेम है कि वो अगर बीमार है तो हस्बैंड भी उतना ही इन्वॉल्व है उसमें, और वो जानना चाहता है कि क्या है, किस प्रकार की ट्रीटमेंट चलेगी, कब दुरुस्त होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार का. लेकिन ये शायद इंडिपेंडेंस के जरिए ये सब मुश्किलें पैदा हुई है. और every man and woman is different or independent or something like that. तो ऐसी अवस्था में हम क्या अपेक्षा करेंगे प्रेम की या सपोर्ट की वगैरह वगैरह. ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक लड़की को देखा था, बहुत सुंदर थी, 24 बरस की थी, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम थे. मुझे जब महसूस हुआ कि ये लिवर कैंसर होगा, ऐसा मेरा प्राइमरी निदान था. और फिर मैंने पूछा कि डू यू हैव एनी पार्टनर्स? नो. मतलब perhaps you couldn't find a match. She didn't reply. और वैसे बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छे पोस्ट पे थी, सर्विस भी अच्छी थी. तो मैंने कहा कि where are your parents? He said they live nearby. So I said I would better like to talk to them. She got angry. You tell me whatever you want to tell. I said you are not mature enough to understand the your condition or something like that, the seriousness of the health problem. She said, no, I am independent. So I have to deal with my disease. I will not involve my parents in this. तो ये अजीब बात है. तो ये इंडिपेंडेंस को इतना महत्व दे दिया है कि ये ह्यूमन रिलेशंस जो माता पिता पुत्र पत्नी वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं, वो भी नहीं रहे इस सिलसिले में. और सेक्स को इतना महत्व मिल गया, लेकिन उसमें अगर प्रेम नहीं है, त्याग भावना नहीं है, तो वो क्या टिक पाएगा.
और वही होता है। 3-3 4-4 महीने के बाद पार्टनर्स बदलते रहते हैं और ये बोस्टिंग होता है। अरे तुम 6 महीने तक एक ही लड़के के साथ हो, ऐसा कैसा है? मैंने तो उसमें 2 लोगों को बदल दिया इस प्रकार। ये बोस्टिंग होता है वहां पे इस प्रकार से। और ये 40 बरस के बाद पार्टनर्स नहीं मिलते इस प्रकार के, तो अकेलापन खा जाता है। तो उसमें कुछ लोग ड्रग्स की तरफ मुड़ते हैं, कुछ योग की तरफ मुड़ते हैं, कुछ आध्यात्म में चले जाते हैं, ओशो वगैरह इस प्रकार के, कुछ रीडिंग वगैरह इस खाबों में मुड़ जाते हैं। लेकिन करे क्या, बहुत अच्छा बड़ा फ्लैट है। दिन पूरा निकल जाता है काम में, शाम को आने के बाद और सैटरडे संडे को करे क्या? पड़ोसी भी नहीं है, रिश्तेदारों के पास जाना आना है ऐसा भी कुछ नहीं है, रिश्तेदार अपने भी है, माँ बाप भी है, उनके पास भी जाते नहीं है। वो बरस में एक बार उनको फोन करेंगे या फिर गुलछड़ी गुलदस्ता भेजेंगे बस। और वैसे हमारे यहाँ त्योहार बहुत होते हैं। उत्सव के प्रसंग होते हैं, दिवाली है, दसरा है, संक्रांति है, ये है वो है। तो मिलते जुलते रहते हैं। वैसे भी कुछ स्थिति नहीं है, एक ईस्टर और क्रिसमस, ये 2 ही क्षण उनके हिसाब से है। और वो भी मौज मजा करना, इतना ही उसका स्वरूप है। पड़ोसियों के पास भी जाते नहीं है, पड़ोसी कौन रहते हैं ये भी मालूम नहीं। तो ये पूरे आइसोलेटेड हो जाते हैं। फैमिली का सपोर्ट भी कुछ नहीं है, फैमिली है ही नहीं, और समाज का सपोर्ट वगैरह इस प्रकार का भी नहीं है। और इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है इस प्रकार का। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, शायद बहुत जगह घूम के आए। तो मेरा कहने का मतलब था कि रसायन और वाजीकरण, ये सिर्फ रसायन और वाजीकरण की हैसियत से ही नहीं देखेगा। शुक्रक्षय का जहाँ पे संबंध है वहां वाजीकरण एक चिकित्सा भी है, और वो करनी चाहिए। और खास करके मनसो हर्षणी यश्च, तो मन को विषाद से बाहर निकालने में ये मदद कर सकेगा, ऐसा थोड़ा सा है। और रसायन का भी उसी प्रकार से महत्व है। तो पंचवटी जी की जो रसायन चिकित्सा किताब है, उसकी प्रस्तावना में मैंने ये बात छेड़ी है। और पंचवटी जी का यह कहना था कि अध्याय के आरंभ में, किसी भी चिकित्सा के अध्याय के आरंभ में, उस रोग की सामान्य चिकित्सा, फिर उसके प्रकारों की चिकित्सा, फिर उसके साथ अन्य लक्षण जो है उनकी चिकित्सा, इस प्रकार का क्रम रहता है। ज्वर में ले लिया आप तो लंघनम स्वेदनम कालो यावागुस्तित्व को रसा, शुरू में सामान्य चिकित्सा आ गई। फिर वात ज्वर के लिए क्या देना है वगैरह आई। अस्वेदन तृष्णार्थामलकन आ गई, इस प्रकार के कुछ सूत्र आ गए, लक्षणों की चिकित्सा आ गई। और फिर रसायन वाजीकरण चिकित्सा आ जाती है इस प्रकार का। पिपली का प्रयोग करना है, गुड़ची का प्रयोग करना है वगैरह वगैरह। तो ये सब रसायन है, वाजीकरण है, और ये सभी चिकित्सा स्थान में इस प्रकार का दिखलाई देता है। और जब धातु का बल कम है और दोष का बल ज्यादा है, हेतु सेवन बहुत ज्यादा है, तो रसायन और वाजीकरण औषधों के बिना उसके ऊपर काबू पाना बिल्कुल मुश्किल। तो ऐसी अवस्था में रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का इस्तेमाल होना ही है, इस प्रकार का कहना था। तो उस दृष्टि से रसायन और वाजीकरण की तरफ देखा ही नहीं गया है। हम ज्यादा सोचेंगे कि और वाजीकरण के लिए मरीज आया है, इनफर्टिलिटी के आया है, तो शायद सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो वेणुमाधव शास्त्री जी का जो कहना था कि नहीं ये प्रयोग होना है बाकी लोगों में, 35 बरस के बाद सभी में वाजीकरण का इस्तेमाल होना है, इस प्रकार का। और वो ये भी बतलाते थे कि ऊर्तपूर्वम समझनी आप अध्याद्रव्यम गुरुस्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पुरहा विपरीतम अतश्चान्ते मध्यम लवणोत्कटम
ये जो भोजन का क्रम बतलाया गया है, तो जो गुरु मधुर स्निग्ध वगैरह पदार्थ है वो शुरू में लेने चाहिए, और नहीं तो उसका रस मधुर विपाक शीत वीर्य और वो शुक्र को बढ़ावा देगा। तो पहले दाल चावल और घी इस प्रकार का खाने का प्रकार था, ये सब मधुर रस वाले। अभी हम शुरुआत करते हैं वो शाक और सब रोटी वगैरह ऐसा डायरेक्टली शुरुआत करते हैं, कटु अम्ल वगैरह से शुरुआत करते हैं, वो वास्तव में अनुकूल नहीं है। शुरुआत हमें मधुर रस से, गुरु पदार्थ से इस प्रकार से करनी है। और खास करके जब त्योहार वगैरह होते हैं, उत्सव होते हैं, तो फिर जो स्वीट डाला जाता है, खीर वगैरह ऐसा, उसको पहले खा लेना चाहिए, ऐसा संकेत है। जिलेबी खा ली। लेकिन ऐसा है इसमें षड्रसम मधुर प्राय, वो मधुर प्राय जो है वो दाल चावल वगैरह ये सब जो है, रोटी, ये मधुर प्राय है। साक्षात मधुर रस का सेवन करना है नहीं करना है ये अलग चीज होगी, लेकिन खाने में जो चीजें हैं इसमें क्रम में मधुर वाली पहली लेनी चाहिए, और उसका ये पहले ट्रेडिशन है। हाँ हाँ, है ना, वो तो पद्धति है, और लेकिन वो अंत में लेते हैं वो पत्र के साथ या दही के साथ, इस प्रकार का लेने का है। शुरू में वरण और भात, दाल और भात इस प्रकार के लेने का है। लेकिन रोटी से भी शुरू करे तो शायद पहले घी और रोटी खा ले और फिर ये शुरू। वैसे वो सुपाच्य है चावल, इसके हिसाब से देखा जाए, गेहूं के हिसाब से देखा जाए तो इस ढंग से भी वाजीकरण को देखना चाहिए कि भोजन का क्रम किस प्रकार से है। तो इन सभी चीजों पर अगर हम ध्यान देवे तो शायद कुछ बात चलेगी। ठीक है, 7:30 बज चुके हैं। किती राहिले आहेत? पिपासो अप्रणीत संकल्पः वा न गच्छेत्, न च विपरीत व्यवाये योजयेत्। विपरीत व्यवहार नहीं होना है। स्त्री का स्थान नीचे और पुरुष का ऊपर, यह स्वाभाविक स्थिति है। स्त्री ऊपर और पुरुष नीचे, ये विपरीत व्यवहार कहलाया जाएगा। नक्षा अतिव्यायताम, ये क्या है मालूम नहीं। अतिव्यायता महाभोग शरीरा स्त्रियः पुरुष कर्म मैथुने मूर्धा शिरसो विघातम कारणम वर्जये। अतिव्यायत गर्भिणी, नवप्रसूता, ऋतुमती ऋतुमती समृत योनिंच, तुमच्याकडे ऋतुमती मासाच पाठ आहे? ऋतुमती मिति केचित पठन्ति। अत्र अनृतुमती असंजाता तवा बाला, म्हणजे ऋतुमती जो न हो ऐसा ही चाहिए निषेध के लिए। अतिव्यायता महाभोग शिरा विपरीत व्याय स्त्रियः पुरुष कर्म मैथिने मूर्धा शिरसा अभिघातम ताड़नम च वर्जयेत्।
मूर्धन्य भी आत्म परिहरे नच्च निषेकाभिमुखम शुक्रम धारयति। और जो बाहर निकलने वाला शुक्र है वो उसका धारण नहीं होना है। ये इनकम्प्लीट क्वाइटस भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल में आता है। तो उसको रोका जाए तो ये तकलीफ वाली बात होगी। वो फिर उस समय उसको बाहर निकाल के बाहर कर देने का ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो मन शरीर स्थिति मात्र में वो व्यवहार सेवेत, मन शरीर की स्थिति बनी रहे इतना ही व्यवहार सेवेत, न तत्पर हास्य व्यवहार पर नहीं होना है। मूर्धा वगैरह के ऊपर ताड़न करना इस प्रकार। वो रति क्रीड़ा में क्या क्या करते हैं लोग मालूम नहीं। वो उन्मत्त कामोन्मत्त हो जाने पर ये तो अनाहत पिक्चर मराठी में जो है ये देखा है, ये देखा। तो वो नृपति है, वो षंड दिखाया है उसमें और उसकी पत्नी को विवाह का कुछ अनुभव ही नहीं है। और फिर वो एक प्राचीन पद्धति है कि वो प्रजनन क्षम नहीं है, तो फिर एक प्रथा है कि एक रात के लिए किसी भर्ता को चुनना इस प्रकार। तो उस प्रकार से वो भर्ता को चुना जाता है और वो विवाह के लिए जाती है उसके पास, ऐसा है। जो लौटती है तो जाते वक्त तो उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं है, कैसा है। वो आती है तो उल्लसित होकर आती है, ये ऐसा विवाह होता है किस प्रकार का, और इसमें इतना आनंद होता है वगैरह वगैरह। तो बॉडी लैंग्वेज जो उस समय दिखाई है उसमें ये प्रतीत होता है कि रति क्रीड़ा बहुत हुई है इस प्रकार का। तो इसमें ये शायद मुदा विघात वगैरह ऐसा भी कुछ करते होंगे, ऐसा रहेगा। तो न तत्पर हास्य आदि, तत्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी रुकते हैं कि सब बच चुके हैं। तो शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। शुक्रवार को ये भी थोड़ा देखेंगे। अगर 6:15 का टाइमिंग सभी के लिए ठीक है तो 6:15 में मिल सकते हैं, नहीं तो 6:30 रखेंगे। has left.